Hi, thank you all for joining us. I'm Suleiman Khan, a fourth-year medical student at St. George's University, and today I'm humbly joined by Dr. Siddiqi, clinical psychiatrist at Queen's Hospital Center. So today we'll be having a presentation on depression. So tell me, Dr. Siddiqi, why did we choose today to talk about depression on World Kidney Day? Suleiman, Assalamu alaikum. Thank you very much for having me here. And the reason we picked this topic today, depression, on this World Kidney Day, is because depression is very serious mental health challenge, and that's very common in chronic kidney diseases. तो इतना ज़्यादा ये depression जो है common है, हमारी जो patients हैं डायलिसिस पे हैं या chronic kidney उनका dysfunction है, disorder है, so I really want to go over it so that we understand this challenge and we can address it. Absolutely. Sounds very important. Okay, let's get started. So today's topics, we're going to be discussing what is depression, how does depression affect the body, what causes depression, and what are the treatments of depression. Okay, so let's get started. Dr. Siddiqi, can you tell me what is depression? So Solomon, depression जो है एक ऐसी mental health condition है जिसमें जो है आपकी तबीयत जो है बहुत बोझल होती है, गिरां तबीयत होती है, and you feel extremely sad and gloomy. और ये एक persistent feeling है, यानी कि आप इस feeling से बाहर नहीं आ सकते specifically for 2-week period. और उसमें क्या होता है कि आप you lose interest in things that you used to enjoy, यानी कि जो चीज आपको खुशी दे रही होती है, जो हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं, आपको बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, दिलचस्पी नहीं रहती. और उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे आपके और इमोशनल सिम्टम्स होते हैं. वो सिम्टम्स क्या हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सिम्टम इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं कि पर्सन का जो ओवरऑल वेल बीइंग है, उसकी जो फंक्शनिंग है, वो जो है वो लूज कर लेता है. तो ये है डिप्रेशन. So you're telling me that the overall functioning is affected. Can you tell me more about these associated symptoms that we're going to see? Yes. So associated symptoms, एक तो सबसे पहले ही हो गया, हमने कहा कि severe depression हो गई, और उसके साथ साथ persistent एक word use up करते हैं, anhedonia, losing interest in thing. ये तो 2 key symptoms है. और उसके साथ साथ सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपके साथ जो स्लीप है आपकी वो डिस्टर्ब हो जाती है. अब वो डिस्टर्बेंस कैसी होती है कि या तो इंसोम्निया हो जाता है, बिल्कुल ही नींद नहीं आती, या आपको हाइपरसोम्निया होता है कि बहुत ज्यादा नींद आती है. ठीक है. और उसके साथ साथ इसके साथ एपेटाइट आपकी डिस्टर्ब हो जाती है. भूख या तो बहुत ज्यादा लगती है या बिल्कुल नहीं लगती है आपको. तो वेट लॉस भी हो सकता है और वेट पुट ऑन भी कर सकते हैं आप. इसके साथ साथ आपकी जो तवज्जो करने की सलाहियत होती है, कंसंट्रेशन जो है वो जो है बहुत डिस्टर्ब होती है. आप किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते. और इसके साथ जो है इनडिसाइसिवनेस हो जाती है, यानी कि क्या मतलब है कि आप फैसला करने की कुव्वत जो है आप में नहीं रहती है. अब क्योंकि आप मूड आपका बहुत लो है, नेगेटिव है, तो उस पर क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस आप लूज करने लगते हैं, आप में खुद एतमादी नहीं रहती बिल्कुल भी. और उसके साथ साथ एक बहुत सीरियस जो संगीन चीज है वो है कि सुसाइडल थॉट्स आपकी डेवलप हो जाते हैं, यानी फील लाइक लिविंग एनी मोर, और बिल्कुल अपने आप को आप बेयारो मददगार फील करते हैं कि मुझे कुछ हेल्प नहीं करेगा. हेल्पलेस फीलिंग होती है, नाउमीदी की फीलिंग होती है, और वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप बस सोचते हैं कि अब जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं, जो कि सुसाइडल थॉट्स कहलाता है. अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसमें होता है कि डिप्रेशन हम समझ रहे हैं कि बहुत लो मूड है, लेकिन इसमें एजिटेशन भी हो सकती है, इसमें इरिटेबिलिटी भी हो सकती है साथ साथ. तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना. उसके साथ साथ जब क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर सक रहा पर्सन जो है, तो उसमें गिल्ट हो जाता है, सेल्फ ब्लेम हो जाता है कि शायद मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है कि मैं बिल्कुल मेरी फंक्शनिंग खत्म हो गई है. Thank you for touching on the emotional effects of depression. Can you talk to me more about the physical effects of the depression? तो फिजिकल इफेक्ट्स जो है ना, जो जिस्म पे आपके असरात होते हैं, उसका क्या होता है कि फटीग, यानी कि बहुत ज्यादा थकान है आपको, फीलिंग ऑफ एग्जॉस्शन है, आपको लगता है कि आप में कुव्वत नहीं रही, हिम्मत नहीं रही, एनर्जी नहीं रही, तवानाई नहीं रही. और चाहे, और असल में तो यही जैसे मैंने कहा है कि नींद बहुत ज्यादा भी आ सकती है, आप रेस्ट बहुत कर रहे हैं लेकिन आप में ताकत नहीं है कुछ भी कर सकें.
स्लीप डिस्टर्बेंस के साथ ये होता है कि ये हमने अभी डिस्कस किया कि नॉर्मल स्लीप पैटर्न जो है नहीं रहते हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्लीप के इश्यूज होते हैं, या तो वो सो नहीं सकते, सोएंगे तो बहुत दफा उठेंगे रात में, और या ये है कि सुबह में उठा नहीं जाएगा उनसे। और तीसरा जो फिजिकल इफेक्ट होता है वो ये होता है कि एपेटाइट चेंजेस, जो कि अभी हमने डिस्कस करी। Dr. Siddiqui, here I have a PET scan of the brain, one showing somebody in depression and a PET scan of the brain of someone not in depression. Can you tell me how the brain's functioning is affected by depression? तो आप देखें, ये तो एक्चुअली आप पिक्चर जब देखेंगे जो डिप्रेस्ड पर्सन का ब्रेन है उसमें जो ये डिक्रीज है वाइट और येलो एरियाज जो है ना, और दूसरी में वेल लाइटेड है। तो आप देख लें कि उसमें सर्कुलेशन और हर चीज जो है ना, एक्टिविटी जो होती है न्यूरोनल एक्टिविटी उस एरिया में कम है। हम इससे समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकली इट इज अफेक्टिंग योर ब्रेन, योर दिमाग इज अफेक्टेड बाय दैट। So these areas of blue are showing all the decreased activity, right, Doctor? Yes, Suleiman. Great. So again, let's reiterate, why is depression important on World Kidney Day? तो ये सबसे बड़ा तो कि इम्पोर्टेंट कि वर्ल्ड किडनी डे हो रहा है, और हमें पता है कि इसमें पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही क्रॉनिक किडनी डिजीज हो चुकी है। maybe they might require dialysis, they might require transplant, और ऐसी स्टेज है कि जो बहुत क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए। तो डिप्रेशन जो है ना बहुत ज्यादा कॉमन है क्रॉनिक मेडिकल इलनेसेस में। तो आज हम पिक करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज में। अब क्या होता है कि अगर डिप्रेशन हो रही है, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई है सलमान, तो उसमें फिर ये होगा कि आप जो है अपना जो ट्रीटमेंट कराएंगे ना वो इफेक्ट होगा, यानी कि आप नॉन एडेरेंट हो जाएंगे, आप उसको स्टिक नहीं कर सकेंगे उस ट्रीटमेंट पे। और वो जब ट्रीटमेंट आप सही नहीं कराएंगे, अपने डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, इलाज सही नहीं हो रहा, तो आप इसकी एक वजह ये भी है कि आप अपनी पुअर सेल्फ केयर कर रहे हैं, और साथ आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जब मेडिकली आप अपने आप को टेक केयर नहीं कर रहे, मेंटली नहीं कर सक रहे हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत पुअर हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ से क्या मुराद है, यानी कि आपका काम करने की सलाहियत, आपके रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की सलाहियत, तमाम चीजें जो है वो अफेक्टेड होंगी, डे टू डे एक्टिविटीज जो हम करते हैं। और हाँ, और फिर दूसरी बात ये कि वो तो खुद ही आपका ये इस स्टेज पे जब हो जाएंगे तो people they start to feel कि there is no hope furthermore, तो वो give up करने लगते हैं, they become depressed. So that is why I really want to touch base about this depression in kidney disease. फिर दूसरी बात है, देखिए अगर स्टैट्स भी हम लें तो 23.7% जो पेशेंट्स हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो है उनको डिप्रेशन है। और इनमें भी जो डायलिसिस पे होंगे उनको जो वो डेवलप करेंगे डिप्रेशन, वो 34.5% है कंपेयर्ड टू द पीपल विद क्रॉनिक किडनी डिजीज जो डायलिसिस पे नहीं है, उनमें 13.3% है। यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? तो इमोशनल इम्पैक्ट जो है, बहुत डिजीज का जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा है। आप लो मूड फील कर रहे हैं आप, अच्छा इसके साथ साथ खाली डिप्रेशन जो है ना उसमें एंग्जाइटी भी हो जाती है, आपकी एप्रीहेंशन हो जाती है कि मेरा क्या होगा, मेरे साथ डायलिसिस होने वाला है, ट्रांसप्लांट होने वाला है, मेरी किडनी फंक्शन नहीं कर रही। तो पीपल स्टार्ट टू फील एंग्शियस, नर्वस, पैनिकी, और ये भी फील करने लगते हैं कि ऐसा हो जाएगा कि मैं बर्डन हो जाऊंगा लोगों पे, फिर गिल्ट होने लगता है कि अब हम उसके ऊपर बर्डन हो जाएंगे। और जाहिर है जब मेडिकल कंडीशन जो है आपकी डिक्लाइन कर रही है तो वो लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है उनको, और दैट कुड लीड टू फर्दर नॉन कंप्लायंस ऑफ मेडिकल डायरेक्शन और ट्रीटमेंट, और फिर फर्दर जो है आपका डिक्लाइन हो सकता है। तो देखिए ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड है कि डिप्रेशन हुई तो डिप्रेशन से आप पूर सेल्फ केयर कर रहे हैं, और अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है और आप टेक केयर नहीं कर रहे तो मेडिकल कंडीशन भी डिक्लाइन होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दैट। So tell me, Dr. Siddiqui, what should we be looking out for in terms of signs and symptoms for somebody who's affected by chronic kidney disease? So that's a very important question actually. देखिए डिप्रेशन के हमें सिम्टम्स पता लग गए, राइट? तो अब रीनल फंक्शन एज अ मेडिकल प्रोवाइडर, नेफ्रोलॉजिस्ट, मेडिकल साइकियाट्रिस्ट, सबको पता होना चाहिए कि अगर उन लोगों में जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है एंजाइटी हो रही है या कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रही है और इवन मतलब डिप्रेशन हो रही है,
ये सारे जो हैं मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं, ठीक है। और ये आप पिक करेंगे इस तरीके से कि अगर आप देखें कोई क्रॉनिक किडनी फंक्शन डिसफंक्शन हो रहा है और आपकी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी जो है अफेक्ट करेगी, सोचने की सलाहियत जो है कॉग्निटिव डलिंग हो जाएगी, दिमाग का ना डलनेस आ जाएगी। तो वो तो नेफ्रोलॉजिस्ट भी पिक कर सकते हैं कि भाई समथिंग इज नॉट राइट, राइट, दे आर नॉट मेकिंग सेंस व्हेन दे आर टॉकिंग, थोड़ी सी कॉग्निटिव डलिंग हो रही है। और आप उसमें नोट करेंगे उनके बिहेवियर्स चेंज हो जाएंगे। वो कंप्लेन करेंगे कि मुझे बहुत थकान हो रही है, मेरे में एनर्जी नहीं है और मुझे दिल नहीं चाह रहा कुछ करने को। तो दीज थिंग्स you can notice as a medical provider also. Okay. You mentioned some of the cognitive effects of chronic kidney disease. Can we talk about a very specific one, that is delirium? Yes. Suleiman, yeah, this is a very important point. Yeah, delirium. Delirium जो है बहुत common. ये असल में क्या है delirium? Delirium ऐसा है कि जब आपकी mental state जो है ना acute change उसमें आए, ठीक है? तो उसमें क्या change आ सकती है? People जो है वो confuse हो सकते हैं, right? उन्हें नहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, किस शहर में हैं, क्या date है आज. तो short term memory भी उनकी खराब होगी. और दूसरी बात है ये जो है फ्लक्चुएट करेगा. तो दैट इज हाउ एक्चुअली वी आर गोना डिफरेंशिएट कि ये डिमेंशिया नहीं हो रहा है क्योंकि एक्यूट ऑनसेट है, राइट. और एक्चुअली अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज का फंक्शन ये हो रहा है तो यू कैन कंटिन्यू टू सी दीज चेंजेस. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेमोरी प्रॉब्लम होने लगेगा, डिसोरिएंटेशन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, रैम्बलिंग स्पीच हो जाएगी, और आप उनकी स्पीच सुनने में भी जो है ना आपको समझ नहीं आएगी कि वो क्या कह रहे हैं. तो थॉट प्रोसेस भी इफेक्ट होगा. तो उसे डिलीरियम कहते हैं. एक्यूट ऑनसेट होगा, एक्यूट चेंज इन मेंटल स्टेटस होगा. Thank you for that, Dr. Siddiqui. So as a clinical psychiatrist, can you tell me what are the best ways we can fight depression in chronic kidney disease? हाँ, तो सबसे पहले तो हर पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज और इन जनरल भी ऑल्सो आपने एजुकेट पेशेंट को करना है और उनको बिल्कुल क्लियरली एंड ऑनेस्टली बताना है कि ये आप स्टेज पे हैं एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन बी डन एंड गिव अ होप, a reassurance, a support, like a positive talk, right? Making them aware of their medical challenge कि भाई ये किडनी डिजीज हुई है, अब आपके स्टेज पे हैं. जितना वो उसे समझ आएगा, वो एक्नॉलेज करेगा ना, तो मोर चांस दैट ही कैन डील विद दिस अ चैलेंज ऑफ मेडिकल इलनेस. तो दूसरी बात उसे हम बताएंगे कि आप अपना रूटीन वैसे ही रखें. कीप अ रूटीन, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज करें जैसे कि आप करते थे, और उसके साथ जो है नेगेटिविटी आपने अवॉइड करनी है. वो कैसे अवॉइड करेंगे? ट्राई टू सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, राइट. Actually, you know, we certain there are certain specifics in this chronic kidney disease or chronic medical illnesses that there can be some group psychotherapy because they're dealing with the same problem besides individual sessions. So that gives them a lot of support because they feel they are not alone by themselves. There are a lot of people who are going through the same thing. जब महसूस होगा ना कि दूसरे लोगों को भी यही मसला है, तो आपको अंडरस्टैंड करने में और कोप करने में ज्यादा आसानी होगी. और फिर उन्हें नॉर्मल एक वो कहें कि आप अपनी जिंदगी जैसे गुजारते थे वैसे ही गुजारें. इंजॉयबल थिंग जो है, जो चीजें आप इंजॉय करते थे, फैमिली गैदरिंग है, फ्रेंड्स हैं, कोई आपकी हॉबीज हैं, उसे आप करें. और दूसरी बात है अपनी नींद को पूरा करें. नींद लें अच्छी और हेल्दी डाइट लें. हेल्दी डाइट से क्या मुराद है? सबको मालूम है कि भाई अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक डाइटरी कंसल्ट भी रखें और पेशेंट को एजुकेट करें कि आप क्या क्या खा सकते हैं, अच्छी चीजें खा सकते हैं, तो हेल्दी डाइट को मेंटेन करें. ठीक है, उनको हेल्प करना है हमने इस चीज में. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना कि एक्सेप्टेंस ऑफ दैट फीलिंग, ये महसूस करवाना है कि ये जो रिएक्शन उनको हो रहा है ना कि फीलिंग डाउन, बिकमिंग एंग्री, एंसी और एंजाइटी है, कि ये नॉर्मल है. इट्स वेरी क्वाइट कॉमन इन पेशेंट विद क्रॉनिक किडनी डिजीज. किसी चीज को जब हम नॉर्मलाइज कर देते हैं तो वो डील करने में आसानी हो जाती है. सलमान. Thank you, Dr. Siddiqui, so much for those advisements on what to do to fight depression and chronic kidney disease. Now, can we touch more on a general point? What is causing depression? डिप्रेशन जो है ना मल्टीपल फैक्टर से होती है. देखिए इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं,
साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो जेनेटिक्स, कहते हैं ना मौरूसी बीमारी, कि अगर आपको डिप्रेशन है तो उसका मतलब है अगर किसी को अभी नहीं थी और क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया लेकिन फैमिली में है तो दे आर मोर वल्नरेबल। तो बल्कि उनको ज्यादा हमने लुक आउट करना है कि उनमें कॉमन मोर चांसेस कि वो हो सकती है। फिर ब्रेन देखिए, ब्रेन में हमें पता है कि डिप्रेशन में क्या होता है, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, दीज आर द केमिकल्स जो हमें अपनी एक अच्छा मूड देते हैं, राइट। अगर वो कम हो जाएंगे तो डिप्रेशन हो जाएगी। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हमें पता है कि क्या है, कि थायराइड प्रॉब्लम होती है, हाइपोथायराइडिज्म बहुत बड़ा कॉमन कॉज है, एडिसन्स डिजीज है, वो आपको मेडिकल कंडीशन को भी ख्याल रखना है इसमें। और आपको पता है वैसे क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन में सुलेमान डायबिटीज है, ये सारी चीजें जो है ना, बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, और क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स हैं, उसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन हो जाती है। सब्सटेंस अब्यूज है, या अल्कोहल है, या और चीजें जो है वो बहुत डिप्रेशन देती हैं। बहुत पेशेंट मैं देखती हूँ इसमें मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स, कुछ पार्किंसोनियन मेडिकेशंस हैं जो कि, और दूसरी मेडिकेशन है दैट कैन डिप्लीट दोस केमिकल्स एंड कैन गिव यू डिप्रेशन। अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि देखिए हम पेशेंट को जुदा नहीं कर सकते कि उसकी लाइफ में क्या हुआ है, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मे बी ही वेंट थ्रू सम ट्रॉमा और वो नहीं उसने एक्सप्रेस किया और अब टाइम ऐसा आ गया कि खुद ही वनरेबल है, तो कोई लॉस ऑफ लव वन हो गया है, कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो गए, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, तो वो जो है कंट्रीब्यूट करते हैं डिप्रेशन। So, what are the comorbidities that are surrounding depression? तो सुलेमान, पहले तो हमें समझे कि कोमॉर्बिड क्या मतलब है इसका, कि कोमॉर्बिड का मतलब ये है कि आपके पास एक इलनेस उसके साथ एक और इलनेस जोड़ा, राइट। तो अब डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में बहुत कॉमन है कि मैं देखती हूँ कि पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि एंग्जाइटी के अटैक्स होते हैं, जनरलाइज एंग्जाइटी होती है। वो क्या है, जनरलाइज वरिंग अबाउट एवरीथिंग, लाइक यू वरी अबाउट एवरीथिंग, कि सुबह कुछ हो रहा है, घर में कुछ हो रहा है, छोटी छोटी चीजें आपको बॉदर करेंगी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है कि भाई आप एक चीज से रुमिनेटिंग थॉट्स है और फिर आप उस पर कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं इसमें। सब्सटेंस अब्यूज है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एज आई सेड कि स्ट्रेस जो है ना, ट्रॉमेटिक कोई इवेंट हुआ है, तो वो पीटीएसडी भी कॉमन है विद डिप्रेशन। तो हमें इस चीज को भी थोड़ा सा स्क्रीन आउट कर लेना चाहिए जब हम अपने ये वाले पेशेंट्स देख रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के। So, what are the types of treatment that are available for someone who is suffering from depression? Hmm. So one thing before I actually go over the treatment, I don't want to forget, देखिए स्ट्रेस और डिप्रेशन में फर्क है। हमारे यहाँ कॉमन है, हमारे कल्चर में हर जगह बन के, कि वो पेशेंट को स्ट्रेस हो गया है। तो स्ट्रेस जो है वो नहीं है कि मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है, वो उससे बाहर आ जाएगा, वो एक दो दिन के लिए होगा, लाइक सिचुएशनल है, ठीक है। डिप्रेशन जो है वो 2 हफ्ते तक ये तमाम सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए वो होते रहे, तो वो बड़े नोटिसेबल होंगे, तो फिर वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहलाएगा। नंबर एक तो ये बात है। फिर ट्रीटमेंट, अच्छा ठीक है, दिस इज अ मेंटल हेल्थ चैलेंज और बहुत आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस कर देता है, फंक्शनिंग रिड्यूस कर देता है, लेकिन गुड न्यूज इज कि देयर इज अ ट्रीटमेंट अवेलेबल। ट्रीटमेंट है, हम सबसे पहले तो ना, बिफोर वी गो इनटू द मेडिकेशन, सबसे पहले तो बहुत अच्छा सा आपने इसकी हिस्ट्री ली, डायग्नोसिस बनाया, ठीक है, उसमें कोई चीज मिस नहीं करी आपने। डायग्नोसिस के बाद आपने जो है उसको सपोर्ट और रीअश्योरेंस, सबसे पहले तो उसको एजुकेशन देनी है कि व्हाट इज डिप्रेशन, ठीक है। जो कुछ अभी हम बात कर रहे हैं ये पेशेंट को भी बताना है कि ये आपका मेंटल हेल्थ चैलेंज इस वक्त हो रहा है, वो एक्नॉलेज करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो फिर हम मूव करेंगे ट्रीटमेंट पे, राइट। तो साइको एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, सपोर्ट के साथ, रीअश्योरेंस के साथ कि इट्स गोना गेट बेटर। तो बहुत सारी मेडिकेशन अवेलेबल है, डिफरेंट मोडालिटीज है, राइट। एक है मेडिकेशन मैनेजमेंट है और एक है साइकोथेरेपी। तो मेडिकेशन मैनेजमेंट जो है उसमें हमारे बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है और बहुत एडवांसमेंट हो गई है उसमें मेडिकेशन में, कि आपके एसएसआरआई तो सबसे कॉमन मेडिकेशंस हैं जो कि आपका केमिकल दुरुस्त करती हैं ब्रेन के सेल्स में। और वो जो है कौन से केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, और बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूलेटर्स भी आ गए हैं जो कि हेल्प करते हैं। तो वो कॉमन मेडिकेशंस हैं।
उसके अलावा नॉन एसएसआरआईज भी हैं, पुरानी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं और न्यूअर भी हैं। साइकोथेरेपी जो है ना, खाली सिर्फ बात नहीं करनी, ये एक स्पेसिफिक थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जैसे मैंने कहा ना कि उसमें मुस्बत सोच नहीं रहती, नेगेटिव सोच आ जाती है, तो वो इमोशंस भी नेगेटिव हो जाते हैं, सैडनेस हो जाती है, और बिहेव भी वो फिर नेगेटिव ही करता है। तो उस थॉट को हमने अनडू करना है, उसको पॉजिटिव करना है, तो इमोशंस भी अच्छे हो जाएंगे, बिहेवियर भी। तो ये तो सीबीडी कहलाए। इंटरपर्सनल जो आपकी साइकोथेरेपी होती है, वो आपका जो प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप्स में, राइट, वो आप जो है उस पर वर्क करते हैं। और ये भी इंडिविजुअल सेशंस में हो सकती है, ग्रुप साइकोथेरेपी भी हो सकती है। लेकिन ये मैं बात करी माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन। लेकिन अगर इतना फंक्शनिंग डिक्लाइन हो गया, पेशेंट इज बिकमिंग एक्यूटली सुसाइडल, राइट, तो वो तो फिर आपको एडमिशन चाहिए होगा, यानी कि हॉस्पिटल में, इन पेशेंट में। और इसके अलावा ये मेडिकेशन जो हैं और साइकोथेरेपी और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एक्यूटली सुसाइडल और डिप्रेस पेशेंट में ईसीटी, जो कि हम कहते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी, और हमारे आम जो लफ्ज यूज किया जाता है शॉक ट्रीटमेंट, बहुत इफेक्टिव, इट रियली वर्क्स वेरी गुड। Thank you for that, Dr. Siddiqui. Now, maybe we can touch more about the specific kinds of antidepressants available to somebody who has depression. तो देखिए, कॉमन जो है प्रोजैक है, जोलॉफ है, पैक्सिल है, ये जो है, एक्सक्यूज मी, ये जो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, और बहुत ही सिंपल और क्लीन मेडिकेशंस हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इम्पोर्टेंट बात, हम क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्टिंगली ये तो लिवर से जाते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, तो किडनी तो इफेक्ट ही नहीं करते, और डायलिसिस में भी बहुत सेफ है, ठीक है, प्रोटीन बाउंड है, तो आप आराम से ये दवाइयाँ दे सकते हैं। उसके अलावा जो नॉरएपिनेफ्रिन पे फोकस अगर हम करें, वो वाला न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसमें इफेक्सर है, संबॉल्टा है, प्रिस्टीक है, और एक्चुअली पुराने जो सारे ट्राइसाइक्लिक हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन पे ही होते हैं। उसमें आप एमिट्रिप्टिलीन है और एलेविल जो है, बहुत सारी इस तरह की पुरानी मेडिकेशंस हैं। और मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है एक और क्लास ऑफ मेडिकेशन है, ओल्डर है लेकिन इट्स वेरी इफेक्टिव आल्सो। और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि वो और दूसरी कैटेगरी है जिसमें और दूसरे मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें वेल्ब्यूट्रिन है, रेमरॉन है, ट्राजोडोन। Excellent. Very safe to be used in chronic kidney disease patients, yeah. Now, because SSRIs are such a widely used medication, and specifically for kidney disease, they're not metabolized by the kidneys, like you said, so perfect for somebody with chronic kidney disease. Maybe you can go into more detail about SSRIs specifically. हाँ, तो एसएसआरआईज को देखिए, हमने ये बता दिया कौन कौन से होते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं। लेकिन एसएसआरआई की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद करना है कि आप जब दवा देते हैं तो आप समझते हैं कि विद इन अ वीक है पेशेंट जो है डिप्रेशन से स्नैप आउट हो जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज वर्किंग एट रिसेप्टर लेवल्स हियर, तो इट टेक्स टाइम। एक्चुअलिटी में तो 4 to 8 वीक्स लगते हैं, लेकिन क्लिनिकल रिस्पॉन्स थोड़ा सा, प्लेसिबो भी इफेक्ट होता है, और दूसरी बात है क्लिनिकली देखना शुरू कर देते हैं, 2 हफ्ते में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है, मूड भी अच्छा होने लगता है, नींद भी अच्छी आती है, सब इंटर रिलेटेड है, भूख भी सही लगने लगती है। और जो है, अब बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एज ग्रुप जो है यंगर है ना, 18 to 24 ईयर्स, तो एसएसआरआईज जो है एक्यूट जब हम देते हैं तो इट मे रेज द रिस्क ऑफ सुसाइडल आइडियाज। तो इसमें भी ये है कि जब आप पेशेंट को देख रहे हैं तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं और पेशेंट को बता सकते हैं। अगेन उनकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बता सकते हैं कि अगर आप ऐसा डेवलप कर रहे हैं तो आप अपने साइकियाट्रिस्ट या मेडिकल प्रोवाइडर को बताएं। अच्छा, साइड इफेक्ट्स सुलेमान इसके थोड़े हैं एसएसआरआईज के, लेकिन देखें हर दवा के साइड इफेक्ट हैं, टाइलेनॉल के भी साइड इफेक्ट हैं, लेकिन हमें तो वही करना है कि बेनिफिट आउटवेज द रिस्क, राइट, फायदा ज्यादा हो रहा है रिस्क से, और आपकी फंक्शनिंग हमने रिस्टोर करनी है। तो उसमें साइड इफेक्ट्स में अगर किसी पेशेंट को नोजिया हो रहा है, समटाइम डायरिया हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है सेक्सुअल डिसफंक्शन, और वो बहुत बॉदर करता है लोगों को। उसमें डिक्रीज लिबिडो है, यानी कि आपकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, एनॉर्गेस्मिया है। तो ये आप मॉनिटर करें, पेशेंट से बात करें, और उसको ही शुड बी एबल टू कन्वे दिस टू यू, तो इतना एंगेज होना चाहिए पेशेंट।
ठीक है, और एक SIADH है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, राइट? तो ये हमें जरा बहुत ख्याल करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करने हैं, Right. और वैसे ही किडनी इशू है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. Right. So I just wanted to highlight a very important image that's showing the exactly how the SSRI works chemically. So on the image on the left, we're seeing that there's a receptor that's uptaking the leftover serotonin at the synaptic cleft. The way the SSRI works is it blocks this reuptake of serotonin and it leaves more serotonin at the synaptic cleft to bind more receptor sites and produce the beneficial effects of serotonin in our brain. थैंक यू सुलेमाना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. देखिए सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है सेरोटोनिन कम हो रहा है, तो मतलब कि डिप्रेशन में कम होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए ये SSRI इस तरह वर्क करते हैं. तो ये एक बायोलॉजिकल कोरिलेट है कि डिप्रेशन में होता है ये. So now we've discussed the chemical effects of depression and the medications that are used to treat it. Can you tell me about the stigmas that's surrounding depression worldwide? हाँ, बिल्कुल. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सलमान, कि हम मेंटल इलनेस को ना हर जगह, हर कल्चर में एक्चुअली, देखिए मैं यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान हो या न्यूयॉर्क हो या दुनिया में कहीं भी हो, मेंटल इलनेस को एक स्टिग्मा समझा जाता है, कि एक बहुत ही बुरी चीज है, एक धब्बा है. ऐसी चीज नहीं है, लेकिन वो असल में क्यों होता है कि वो पेशेंट खुद भी समझते हैं कि मेंटल इलनेस जो है बहुत हमें इज अ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है. अम, और दूसरे लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये ऐसी कोई अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, कोई डिप्रेशन नहीं है, और ये जो है इन्हें पेशेंट्स को जो है ना इस चीज से बाहर निकलना चाहिए. वो कहते हैं चले बस आप ठीक हो गए. ये जुमले मैंने सुने हैं, लेकिन ये गलत बात है, कि ये स्टिग्मा अटैच है. इसकी वजह से फिर क्या होता है, ये ऑब्स्टिकल है एक्चुअली इन सीकिंग ट्रीटमेंट. तो जब वो समझते हैं कि भाई ये रियल इलनेस ही नहीं है, लोग आपके इर्द गिर्द और आप गो थ्रू हो रहे हैं डिप्रेशन से, फिर क्या होता है, फिर पीपल दे नेवर सीक ट्रीटमेंट, राइट? दे डोंट नेवर वांट टू से कि भाई मुझे ये डिप्रेशन हो रही है, आई एम फीलिंग लाइक दैट, और मुझे बहुत ही ज्यादा, मैं इससे हर्ट हो रहा हूँ, फटीग्ड हो रहा हूँ, हर चीज है. तो वो स्टॉप कर देते हैं, वो सीख ही नहीं करते टेंशन, और फिर वो फर्दर डिक्लाइन हो जाता है. और दूसरी बात ये है कि अगर उन्हें चले सीख भी कर लिया, दवाइयों का कहा जाए, तो वो दवाइयां नहीं लेना चाहते, क्योंकि कहते हैं ये नफ्सियात की दवाइयां. अव्वल तो कहते हैं कि वो साइकाइट्रिस्ट को भी जाना, वो समझते हैं कि स्टिग्मा है ना किसी को बताना कि साइकाइट्रिस्ट को हम दिखा रहे हैं. और इंटरेस्टिंगली ये बात यहाँ पे भी है और वहां पे भी है, हर जगह है ये. तो इस वजह से जो है वो एड्रेस नहीं होती ये प्रॉब्लम जो है डिप्रेशन. अच्छा, फिर एक और बात है कि वो लोग जो डिप्रेशन से गो थ्रू हो रहे थे सुलेमान, वो समझते हैं कि ये जो है ना इट्स समथिंग इंटरनल, कि हमें ये खुद ही प्राइवेटली डील करना है. और फिर वो सीख नहीं करते हैं, और वो खुद ही से स्ट्रगल करते रहते हैं डिप्रेशन से, जो कि वर्स होती जाती रहती है. तो हमें स्टिग्मा को मिटाना है, ठीक है. स्टिग्मा को हमें मिटाना है एज अ प्रोवाइडर भी, और अवेयरनेस क्रिएट करनी है. और स्पेशली अब जब क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस हो रही हैं, और आप उसको इतना डील कर रहे हैं सीरियस मेडिकल इश्यूज को, तो हमें इस पे भी स्क्रीन करना है कि पीपल आर नॉट गेटिंग डिप्रेस्ड, राइट? Excellent. Thank you, Dr. Siddiqui. And as a finishing point, what would you recommend for our providers? हाँ, तो देखिए ये मैं जो भी लास्ट पॉइंट कह रही थी, कि ये डिप्रेशन और किडनी डिजीज, ये तमाम जो है ना, हमें मल्टीपल डिसिप्लिन जो है ना, उसको टीम के तौर पे मैनेज करना चाहिए. उसमें क्या क्या है टीम में, नेफ्रोलॉजिस्ट या मेडिकल प्रोवाइडर है, अच्छा उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट है, फैमिली मेंबर्स हैं, और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है. हमें हमेशा कंसल्ट करना चाहिए. जब एज अ साइकाइट्रिस्ट जब कोई पेशेंट को मेडिकल इलनेस होती है, तो मैं कंसल्ट करती हूँ. द सेम थिंग अप्लाइज फॉर आवर मेडिकल प्रोवाइडर्स. आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर आवर मेडिकल प्रोवाइडर्स, एंड आई ऑलवेज टेल सलमान आल्सो, हु as my medical student, कि always pick on these things wherever you are. तो अब जब हम इतने क्रिटिकल किडनी डिजीज के पेशेंट हम देख रहे हैं, और उनको हमने इस चीज से बाहर निकालना है, उनको ट्रीट करना है फुली, ताकि वो नॉट ओनली अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल करेंगे, तो मेडिकल केयर भी ज्यादा बेहतर होगी. मेडिकल केयर कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा पूरी सोसाइटी पे, उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं
they will feel better about their loved ones, right? कि मैं हमारे loved one better हो रहे हैं और वो अपनी care भी खुद ज़्यादा अच्छी कर सकेंगे मेंटली और फिजिकली दोनों. सो प्लीज स्क्रीन करना है हमने डिप्रेशन के लिए जो जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं. और इस एक्चुअली हम स्केल यूज कर सकते हैं PHQ-9 और वो बड़ा यूजफुल स्क्रीनिंग टूल है सुलेमान. एज अ मेडिकल प्रोवाइडर people can use it to screen for depression. Absolutely. Well, thank you so much, Dr. Siddiqui, for this informative presentation. I really appreciate your time, and thank you everybody for joining us today for this presentation on World Kidney Day. Thank you very much. Thank you.